अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं और डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा एक ख़ास टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी या ज़्यादती के बारे में। कैल्शियम की कमी जिन लोगों को होती है अमूमन देखने में आया है कि वो डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स या विटामिन्स आर्टिफिशियली यूज़ कर रहे होते हैं अपनी उस कमी को पूरा करने के या दूर करने के लिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जैसे हो जाती है तो उसके लिए भी लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेसिफ़िकली वो कैल्शियम की ज़्यादती से मुताल्लिक है। तो इस बारे में हम डॉक्टर जावेद से बात करेंगे। इससे पहले हम उनको स्टूडियोज़ में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब, जैसा कि मैंने अभी बात की कि कैल्शियम की ज़्यादती हो जाती है कुछ लोगों में, तो क्या वाकया ही ऐसा है कैल्शियम की ज़्यादती जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे ज़्यादती भी हो सकती है, तो ये किस तरह से? ये जैसे कि मैं मिस नादिया शुरू से लोगों को बताता आया हूँ कि हर चीज़ का बैलेंस जो केमिकल्स का होता है उससे बॉडी सही रहती है। किसी भी केमिकल की ज़्यादती और किसी भी केमिकल की कमी वो बॉडी में कई सारे मसाइल को जन्म लेती है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कैल्शियम की कमी के बारे में कंसर्न होते हैं। जिसको भी हड्डियों में दर्द होती है, जिसको पट्ठों में दर्द होती है, वो अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने कुछ सप्लीमेंट लिख के दो तो मैं जो है मेरे कैल्शियम और मेरी सारी कमियां पूरी हो जाए। तो उसके रिस्पांस में जो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली जो एक पानी में हल करने वाली गोली है कैल्शियम की, जिसको हम CSC 1000 भी कहते हैं, एबोकाल 1000 भी कहते हैं, हमने सुनी होगी ये। तो ये अक्सर जो है वो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर देते हैं और कुछ इसके साथ साइकोलॉजिकली लोग उसके साथ बेटर भी फील करते हैं। तो यहाँ पे आज जो बात करने लगे हैं वो ये है कि क्या ऐसा भी होता है कि कभी कैल्शियम की ज़्यादती हो बॉडी में और वो जो ज़्यादती है उसकी कोई पैथोलॉजी हो और उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हों, तो ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं। अब ये केसेस कैसे पता चलते हैं कि भाई कैल्शियम की ज़्यादती है बॉडी में? आपको पता पाकिस्तान में हम इतना ज़्यादा लोगों के रिसोर्सेज भी नहीं हैं और अब तो आपको पता है कि फाइनेंसेस में काफ़ी मसाइल आ रहे हैं लोगों को, बिकॉज थोड़ा सा क्या कहते हैं कारोबार में मंदा भी है। तो अब ये है कि टेस्ट करवाते हुए हमें सोचना पड़ता है कि मरीज़ों के गैर ज़रूरी टेस्ट ना करवाए जाए। तो आमतौर पे रूटीन में टेस्ट कराए बगैर ही विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन दी जाती है, विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन दी जाती है, ये जाने के बगैर बॉडी में विटामिन डी या विटामिन B12 जो कितना है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में मेरी कोशिश होती है कि जो अगर अफोर्डिंग है और वो अपने टेस्ट करवा सकते हैं तो मैं विटामिन डी और विटामिन B12 के लेवल ज़रूर पाता हूँ। और उससे ये कि एक तो ये कि जब आपके विटामिन B12 कम आ गया तो एग्जैक्टली आपको पता होता है कि ये B12 इतना कम है, हमने इतना इसको पूरा करना है। और विटामिन डी जब कम होता है तो हम उसको एक श्योर होते हैं कि अब हम विटामिन डी जब रिप्लेस करेंगे तो उसके क्लिनिकल इफेक्ट्स आ जाएंगे, पेशेंट उसके साथ बेटर फील करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो फिजिशियन का है वो बेटर हो जाता है वंस इट इज़ सपोर्टेड बाय द लैब। तो जो कैल्शियम है वो हमारी कंसिडरेशन में कब आता है? मेरे पास जब पेशेंट हड्डियों की दर्दों के साथ आते हैं या पेशेंट कहते हैं कि पेन्स हो रही हैं और वेग पेन्स हैं, और उस वक्त मैं यूजली कहता हूँ कि कैल्शियम भी करवा लें। तो कैल्शियम और फास्फेट का इकट्ठा एक टेस्ट होता है। तो ये जो कैल्शियम का हाई होना है ये एसिम्प्टोमेटिकली भी डिटेक्ट हो सकता है और सिम्टम्स के साथ भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ऐसे होता है कि रूटीन में कुछ पेशेंट्स ने टेस्ट करवाए और उनमें उन्होंने नोट किया कि कैल्शियम उनका हाई है। इसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया, यानी वो कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, बस एक लैब करवाने गए और वहाँ पे कैल्शियम लेवल उन्होंने करवाया तो कैल्शियम लेवल हाई आ गया। इसको हम एसिम्प्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया कह सकते हैं। और कुछ लोगों में ऐसी सिम्टम्स आ सकती हैं जो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि वो उनका फिजिशियन उनको कैल्शियम प्रिस्क्राइब करता है, चेक कराता है बाकायदा, उसका टेस्ट करवा के उनका टेस्ट करवाता है, उसमें फिर आइडिया होता है कि हाइपरकैल्सीमिया है। अब ये जो हाइपरकैल्सीमिया है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है देखना कि हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। क्या पेशेंट बहुत ज़्यादा इनटेक तो नहीं ले रहा कैल्शियम की? ऐसा भी होता है। तो जैसे डेली पेशेंट कैल्शियम इनटेक कर रहा है या ओल्ड एज के पेशेंट हैं वो दूध भी पिए जा रहे हैं, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, मिल्क अल्कली हो गई सिंड्रोम, तो हाइपरकैल्सीमिया के शिकार सकते हैं। टू मच हाई डोसेज ऑफ विटामिन डी। अब डॉक्टर्स विटामिन डी लिखते हैं, विटामिन डी के जो टीके आमतौर पे आते हैं जो तोड़ के दूध में डाल के पीते हैं,
वो 200,000 इंटरनेशनल यूनिट के वो टीके होते हैं। ठीक तो है। 200,000 इंटरनेशनल यूनिट यूजली हम महीने में एक दफ़ा पिलाते हैं, या कई दफ़ा उनको बहुत जल्दी बहुत सीवियर डेफिशिएंसी हो, लेस दैन 10 विटामिन डी हो, तो उसको ज़रा जल्दी भी दे देते हैं, 15 दिन बाद एक टीका पिला ठीक देते है। हैं। तो मैंने देखा कि कई पेशेंट्स ऐसे भी हुए जिन्हें जब महसूस हुआ कि उनकी बॉडी में थोड़ी कमी है या कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो उन्होंने उसी वक्त विटामिन डी का टीका थोड़ा दूध में डाल के पी लिया, तो एक स्लाडिकली वो उसके साथ बेटर फील करने लगे। ठीक और इसमें फिर विटामिन डी टॉक्सिसिटी के केसेस भी रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। जब से विटामिन डी का ढोल पीटना शुरू हुआ है, उसके साथ विटामिन डी की ज़्यादती भी रिपोर्ट होना शुरू हुई है। 2 years बैक मेरे पास एक मैं नाम नहीं लेता, डॉक्टर साहब आई, वो क्वेटा की साइड से आई और वो किसी और रेफरेंस से आई थी, तो और स्पेशली अपनी मदर का चेकअप करवाने आई थी कि उनकी मदर कुछ इरिटेबल हैं, कुछ थोड़ी बेकी गुफ्तगू कर रही हैं, डिफरेंट बिहेव कर रही हैं, अल्टर्ड बिहेवियर है सारा, और फील बेटर नहीं कर रही। शी वाज अबाउट 75। ओके। तो जब उनका मैंने कैल्शियम करवाया तो वेरी हाई, विटामिन डी करवाया तो वो 150। तो विटामिन डी का जो लेवल है वो 100 से ऊपर टॉक्सिक होता है। अच्छा, विटामिन डी जब हाई होगा तो कैल्शियम को भी ज़्यादा अब्जॉर्ब कराएगा, तो हाइपरकैल्सीमिया भी होगा। तो विटामिन डी भी हाई, कैल्शियम भी हाई। अब ये विटामिन डी को ट्रीट करना, इसकी जो हाई होता है, जब ये टॉक्सिसिटी होती है, ये ट्रीटमेंट भी इसके आसान इसलिए नहीं है कि विटामिन डी बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ में चला जाता है। ठीक है। तो वहाँ से बाहर निकलने का प्रोसेस ही उसका लंबा है। इतनी देर में आपने जस्ट सिम्टोमेटिकली हाइपरकैल्सीमिया ट्रीट करना है, और वो जो हाइपरकैल्सीमिया उससे कन्फ्यूजन हो रही होती है, इरिटेबल हो रहा था पेशेंट, वो साइन फिर कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन विटामिन डी को नॉर्मलाइज होते भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैसेज ये यहाँ पे ये है कि विटामिन डी के लेवल करवा भी लेने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अब विटामिन डी जो है वो साल के साल पूरे 12 के 12 महीने विटामिन डी पिया जाए, और जब कमज़ोरी महसूस हो तो फिर विटामिन डी का एक टीका पी लिया जाए। ऐसा अब प्रैक्टिस बनती जा रही है। तो पेशेंट्स को चाहिए कि इसके बारे में ज़रा कॉशियस हो और अपने लेवल करवा ली करें। लेवल करवा लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कईयों का लेवल बिल्कुल ठीक होता है तो वो खाम विटामिन डी ले रहे होते हैं, सिम्टम उससे उनकी प्रूव कोई नहीं होती। एक तो ये वजह हो गई हाई कैल्शियम की, विटामिन डी की हाई डोजेज लीडिंग टू हाइपरकैल्सीमिया, हाई डोज ऑफ कैल्शियम इनटेक, ये 2 कॉमन काजेज होगी, इनको हमने साइड पे कर दिया। अब इसके बाद कुछ सीरियस काजेज है। जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, कैल्शियम को जो रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स, आपको पता है एंडोक्रिनोलॉजी ही सारी रेगुलेट कर रही होती है बॉडी को, या न्यूरोलॉजी रेगुलेट कर रही होती है। तो उसमें से जो है वो एंडोक्रिनोलॉजी पार्ट में मैं बात करूँगा, मेरा सब्जेक्ट है। तो उसमें एक हार्मोन होता है, उसको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन की अगर ज्यादती हो जाए तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। वो पैराथायराइड बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, सीरम कैल्शियम को बढ़ाता है और फास्फेट को कम करता है। तो हाइपरकैल्सीमिया विद हाइपोफास्फेटिमिया ये हाइपर पैराथायराइडिज्म की निशानी हो सकती है। जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में हाइपरथायराइड की सिम्टम्स के बारे में बात की थी, तो आज हम हाइपर पैराथायराइडिज्म पे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भी कैल्शियम हाई हो सकता है अगर बॉडी में कहीं पे ट्यूमर हो, कहीं बॉडी में कैंसर चल रहा है किसी जगह पे और वो अनडिटेक्टेड है, अभी तक पता नहीं है कि वहाँ का कौन सा कैंसर है, तो आप उस वक्त भी जो है उसका भी आप देख लें कि उसमें भी कैल्शियम लेवल हाई हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कैल्शियम हाई करते हैं। थर्ड रीज़न होती है कि कई सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि कैल्शियम की नॉर्मल जो एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज है वो कम होती है। जब वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम होती है तो वो उनका ओवरऑल बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। तो जेनेटिक रीजन भी हो गई। ये आउटलाइन है अगर हम बात करें कि हाइपरकैल्सीमिया कब होता है और क्या कैसे होता है। ठीक है। अभी आपने पैराथायराइड के बीच में बात की थी, तो ये क्या है? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वैसे आप पहले भी अच्छे सवाल करती हैं, लेकिन आज ज़्यादा ही अच्छा सवाल किया। जैसे अच्छा, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बनानी में बड़ी आसान होती है। थायराइड का आपको पता नहीं थायराइड ग्लैंड होता है जी। इस पर हम बात भी कर चुके हैं। तो पैरा का क्या मतलब होता है? नियर, इर्द गिर्द। पैराथायराइड इज थायराइड के इर्द गिर्द एक ग्लैंड है। तो एक छोटा ग्लैंड जो कैल्शियम को रेगुलेट करता है और पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो अगर बॉडी में पैराथायराइड ग्लैंड हाइपरप्लास्टिक हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए उसकी ज़्यादती, या उसके अंदर कोई कैंसर बन जाए, तो वो अपनी सिक्रीशंस बढ़ा देता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो हाइपर थायराइड तो आपने बहुत सुना होगा। आज जो बात हो रही है वो हाइपर पैराथायराइडिज्म की हो रही है।
और फिर इसी तरह अगर पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो तो मरीज को हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा, और है, अगर ज्यादती हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा तो कैल्शियम को क्या होगा, वो भी हाइपोकैल्सीमिया होगा। कैल्शियम लेवल 7 से कम हो जाएगा, कमी की कम वजह हो से। जाएगा, और कैल्शियम कम होगा पैराथायराइड भी कम होगा। नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि बॉडी में जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो पैराथायराइड उसी हिसाब से कम हो जाता है ताकि उसको कंपनसेट करे। जी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब कैल्शियम कम हो तो पैराथायराइड बढ़ जाता है ताकि उसको कंपनसेट करे। जी। तो ये कंपनसेशन ख़राब हो जाती है जब हाइपोपैरा हो या हाइपर पैराथायराइडिज्म हो। तो पैराथायराइड इज़ अ ग्लैंड which produces parathyroid hormone and then it helps in regulation of calcium metabolism। ये है मेनली। अच्छा, इसका कैल्शियम के साथ क्या किस तरह से कनेक्शन बनता है? पैराथायराइड बेसिकली कैल्शियम लेवल की जो बॉडी में अब्जॉर्प्शन है, डिटेल से बताएं, अभी बताया तो है आपने, लेकिन इसको जो मज़ीद पैराथायराइड हार्मोन है वो बेसिकली बॉडी में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है इंटेस्टाइन से। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कैल्शियम इनटेक कर रहे हैं तो जो उसको जज़ब करने की सलाहियत को बेहतर करना है वो पैराथायराइड का काम है जी। तो इसी तरह से जब किडनीज के थ्रू कैल्शियम को बॉडी में रिटेन करना होता है तो ये काम भी पैराथायराइड हार्मोन करता है। इसी तरह बॉडी में जो सीरम है कैल्शियम उसको लेवल में रखता है और टिश्यूज़ के अंदर एक्सेस नहीं करने देता, उसको एक्सेसिव अमाउंट में डिपॉजिट नहीं होने देता, ये काम भी पैराथायराइड करता है। तो अगर बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाए तो 3 काम होंगे। कैल्शियम लेवल अब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, कैल्शियम लेवल एक्सक्रीट कम होगा, तीसरा जो है कैल्शियम लेवल एक्स्ट्रा टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और फिर उसकी मैनिफेस्टेशन आनी शुरू हो जाएंगी। अब क्या उसकी मैनिफेस्टेशन आ सकती हैं क्लिनिकली, क्या इलामात आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बारे में बात करें तो 4 मेन इश्यूज आते हैं हाइपरपैराथायराइडिज्म के या हाइपरकैल्सीमिया भी उसकी वजह से। नंबर 1 ये कि कैल्शियम जब किडनी में ज़्यादा जाएगा तो किडनी में क्या बनेगा, स्टोन्स। आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई मेडिकल की जो है होस्टिंग कर करके। मैंने अमूमन सुना है कि लोग कहते हैं मेरे गुर्दे में पत्थरी है, मेरे किडनी में स्टोन है। तो आप लोगों से ये नहीं सुना कि वो मेरा जो है जिगरी यार है या मेरा गुर्दे वाला यार है या मेरा गुर्दा है। मैंने जल्दी से बता दिया कि किडनी में स्टोन ही बन सकता है। आप ये देखें ना कि गुर्दे इंपॉर्टेंट कितने हैं। बहुत। हमारे मरीज पहली बात जो पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे ठीक हैं कि नहीं। अगर जो गुर्दे ठीक रखने के लिए एकदम हाथ नहीं करने को तैयार नहीं होते, लेकिन पूछते ज़रूर है कि डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे और जिगर ख़राब है या ठीक है या नहीं है। तो इसलिए इनके बारे में लोग बड़े सेंसिटिव है। तो हाइपरकैल्सीमिया विल लीड टू रीनल स्टोन्स, नेफ्रोलिथाइसिस, किडनी के अंदर स्टोन बनने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 हाइपरकैल्सीमिया क्या होगा, दिमाग के अंदर ज़्यादा अगर उसके CNS के अंदर आएगी इलामात तो एक साइकोसिस की कैफियत आ जाएगी। जैसे वो आपने एक ग्रैंड मदर उनकी किसी की थी, तो बात जो की थी साइकिक बोन्स, शी वाज नॉट फीलिंग वेल एंड शी वाज टॉकिंग लाइक कुछ और बातें बैकी बिल्कुल सही। फिर ये है कि बोन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो बोनी पेन्स इसको कह सकते हैं, बोनी पेन। तो बोन्स हो गए, ग्रोन्स हो गए और साइकिक बोन्स हो गए। जैसे स्टेयर्स पे समटाइम्स हम जब चढ़ रहे हो तो फील होता है कि हड्डियों में, या वैसे ही हड्डियां दर्द करती हैं, हड्डियां दर्द करती है कंटिन्यूअसली, हड्डियों के अंदर बोन पेन एक उसकी मेन कॉमन सिम्टम है। फिर कभी कभी हाइपरकैल्सीमिया रियली आपके पेंक्रियाज को भी इन्वॉल्व कर सकता है और पेंक्रियाटाइटिस कर सकता है। और हाइपरकैल्सीमिया जब होता है तो सम टाइम हाइपरपैराथायराइडिज्म भी जब होता है तो मिल के ये रीनल फेलियर भी कर सकते हैं, किडनी फेल भी हो सकती है। और सम टाइम जब किडनी फेलियर होता है, GFR डिक्लाइन कर रही होती है किडनी के फंक्शन, तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, तो हाइपरटेंशन भी हो सकती है। सिमिलरली कुछ इसके स्पेशली सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट भी होती है, तो उसकी वजह से उसके बोन्स के अंदर स्पेशल चेंजेस आ जाती हैं जो उनको हम अपनी ज़ुबान में ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा भी कहते हैं। तो ये है कि हाइपरकैल्सीमिया के बॉडी के ऊपर बुरे असरात हैं। आप समझे कि बोन की डेंसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और सम टाइम स्पाइन के अंदर ये स्पेशली फ्रैक्चर्स कर सकता है, वर्टेब्रल फ्रैक्चर्स। हड्डियों की BMD जिसको कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो कम होती है, एज ए रिज़ल्ट हड्डियों का भुरभुरापन हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हो सकती है और हाइपरपैराथायराइडिज्म की वजह से। ठीक है। तो ये मतलब ख़तरनाक बातें सारी जो मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ख़तरनाक हैं, इसलिए कि इनकी वजह से निज़ाम चल रहा होता है, वो सारा ख़राबी शुरू हो जाता है। आपने इसके साइंस बता दिए, सिम्टम्स बता दिए।
आप मुझे इसके ट्रीटमेंट के बारे में हमारे सुनने वालों अगर को हम मुझे इससे पहले एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं कि कैसे हम डायग्नोज करेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के किसी वो हम का सिम्टम बेस पे करेंगे, नहीं, सिम्टम बेस पे नहीं करेंगे, फिर यही तो सारी बात है। फिर कैसे करेंगे? अगर आप एक ब्रेक ले लें तो मैं बता दूंगा। चलिए नाज़रीन, अभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं। हम वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बेचैनी, इसका हमें बेचैनी तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हाइपर पैराथायराइड के बारे में। साइंस इन्होंने बताया, सिम्टम्स बताई, तो मैं डॉक्टर साहब से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा वो ये है कि डॉक्टर साहब इसकी टेस्ट वगैरह के बारे में, इसकी जांच यानी कि इसकी डायग्नोसिस के बारे में क्या कहें? सबसे पहले वही बात, जब हम एंडोक्रिनोलॉजी में टेस्टिंग करते हैं, पहले हमने सस्पेक्ट किया जी, इलामात की बेस पे, जैसे आप बात कर रही थी, हमने शुबा ज़ाहिर किया कि इस मरीज़ को हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। हर ऐसा मरीज़ जिसकी गुर्दे में पथरियाँ हो, हर ऐसा मरीज़ जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, हर ऐसा मरीज़ जिसकी हड्डियों में दर्द होता हो, और हर ऐसा मरीज़ जो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का शिकार हो या जो है इरिटेबल हो, लेथार्जिक इरिटेबल हो, ऐसे मरीज़ में हम हाइपरकैल्सीमिया सोच सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करवाएंगे वो केमिकल, वो कैल्शियम और फास्फेट करवाएंगे कि उसके लेवल्स क्या हैं? उसके लेवल क्या है। अगर कैल्शियम लेवल 10 11 के ऊपर आ गया है तो इसका मतलब कैल्शियम लेवल हाई है। अच्छा, कैल्शियम का जो सैंपल देना होता है, यहाँ बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं एंडोक्रिनोलॉजी में जो काम की होती हैं और मरीजों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये महंगे टेस्ट हैं। आप जाके एवं किसी लैब से करवा लाते हैं तो ट्रबल होती है। हमने उसकी बेस पे सारा आगे वर्कअप करना होता है, और आगे जो वर्कअप करना होता है वो एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप किसी ऐसी गली में से उठ के एक आम सी लैब से कैल्शियम करवा लें और वो गलत हो, और उसकी बेस पे हम आगे 6 टेस्ट करवा लें जो महंगे हो, तो ये भी गलत है। और अगर आपने टेक्निक से ही अप्लाई नहीं की तो भी गलत है। तो इसलिए ये कि कैल्शियम लेवल या जो कोई भी इस तरह के हार्मोनल या इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स होते हैं, ख़ास में जब ये ज़्यादा आ रहे होते हैं, इनको अच्छी लैब से करवाना चाहिए। रिप्यूटेड लैब्स जो हैं वो लोगों को पता ही है, मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता क्योंकि ये फिर इस तरह से कमर्शियल एक बात हो जाएगी। तो ये है कि अगर सरकारी सेटअप में बात करें तो इनमोल इज़ ए गुड सेटअप। इनमोल के अंदर से हम हार्मोन्स के टेस्ट ज़्यादातर करवाते हैं, और इसके बराबर एक सेंटर म्यू हॉस्पिटल ने खोल लिया है, उसका नाम है सेनम, सेंटर फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन, इस तरह का नाम है। वो सेनम के नाम से मशहूर है वहाँ पे, तो वहाँ से करवाएं। वैसे भी सेनम मशहूर ही होते हैं,
हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो इसलिए सनम मशहूर ही है। तो अब जो बात है कि कैल्शियम लेवल जब करवाने जाते हैं तो आपने रूटीन में जब ब्लड सैंपल देते हैं तो कैसे लेता सैंपल? आपने कभी देखा है हमारे सैंपल लेने वाले को? नहीं। कैसा लेता से ब्लड सैंपल कभी दिया? ऑब्वियसली वो ब्लड लेगा पहले। हाँ नहीं, उससे पहले क्या करता है वो? उससे पहले क्या करते हैं? कैसे वो अपनी वेन कैसे प्रोमिनेंट करता है? ओके, उसको पहले विजिबल करते हैं। विजिबल करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करता है वो? उसको टाई करते हैं। टाई अप करता है, ठीक है। टाई करते जब आपने कैल्शियम का सैंपल लेना है तो ये टाई नहीं करना। ओके। इससे वो जो उसकी वेसल्स के अंदर जो उसकी इन्वॉल्वमेंट कैल्शियम की जो रीडिंग है उसमें फ़र्क आ सकता है। अच्छा। इसको बगैर उसके लेना है, ऐसे लिया सैंपल ले लिया, ठीक है। तो ये लिख के भेजना चाहिए एज ए फिजिशियन, एज ए जनरल फिजिशियन, एज ए प्रैक्टिशनर। हालांकि ये लिखना चाहिए, ये छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 मिलीग्राम का बड़ा फ़र्क होता है हमारे में। ठीक है। तो आपने लिख के भेजना है कि जी उसके बगैर टोर्निकेट के जो है ये सैंपल लिया जाए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो वो टेक्नीशियंस को भी पता होना चाहिए असूली तौर पे कि कैल्शियम का सैंपल कैसे लेना है। जब कैल्शियम और पोटाशियम दोनों में ये टेक्निक जो है इस्तेमाल होती है। तो आपने कैल्शियम का सैंपल ले लिया, फास्फेट का ले लिया। एल्ब्यूमिन, बॉडी में एक चीज़ होती है सीरम एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कैल्शियम को बाउंड भी करती है, तो कुछ कैल्शियम फ्री होता है, कुछ कैल्शियम एल्ब्यूमिन या प्रोटीन बाउंड होता है। तो बॉडी में कई दफ़ा हमने एल्ब्यूमिन के हिसाब से करेक्शन फैक्टर लगाना होता है, फिर हमने कैल्शियम का एग्जैक्ट फिगर निकालनी होती है। ठीक है। तो ये तीनों सैंपल असूली तौर पे इकट्ठे होने चाहिए, कैल्शियम भी, फास्फेट भी और एल्ब्यूमिन भी। तो ये 3 टेस्ट हो गए। यहाँ से साबित हो गया, हमने कैल्शियम को कैलकुलेट कर लिया एल्ब्यूमिन के हिसाब से भी कि जी कैल्शियम हाई है, साबित हो गया। अब हमारा अगला टेस्ट है पैराथायराइड हार्मोन का। ठीक। इंटेक्ट पैराथायराइड हार्मोन, इंटेक्ट पैराथायराइड हार्मोन। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि पैराथायराइड हार्मोन का जो लेवल है उसके लिए पेशेंट्स को लैब में जाके टेस्ट देना चाहिए। घर से यहाँ से भेजने वाला जो सैंपल है वो बात सही नहीं है इसके लिए कुछ। ठीक है। उसकी कई टेक्निकल रीजंस हैं। बेटर पेशेंट वहाँ जाए और वहाँ जाके अपना टेस्ट दे, उसको कहते हैं इंटेक्ट पैराथायराइड। ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि बहुत सारे लोग इंटेक्ट पैराथायराइड हार्मोन करवाने चले जाते हैं बॉडी के लिए कि जी अब ऐसे टेस्ट करवा रहे हैं। तो ये आमतौर पे वो पेशेंट होते हैं जो पैनल पेशेंट होते हैं, किसी कंपनी के पैनल पे हैं तो उन्होंने अपने सारे टेस्ट। अच्छा, जिस मरीज़ के पास इतना बड़ी फाइल हो ना टेस्टों की, वो ज़रूर किसी कंपनी के पैनल पे होता है। वह दूर से बचाना जा सकता है कि ये टेस्ट जो है ये खुद नहीं करवाए, चूँकि कंपनी करवा रही थी तो दुनिया जान के टेस्ट करवा ली, धड़धड़ करवा ली। तो उसमें इंटेक्ट पैराथायराइड भी कई दफ़ा करवा के ले आते हैं। ठीक। अब वो इंटेक्ट पैराथायराइड का हमने कुछ नहीं करना जब तक आपका कैल्शियम लेवल हाई नहीं है। एम खामखा आपने करवा लिया और एक नई एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर ली अपने लिए भी, और जो अपना नवा फसूड़ा खोल लिया अपने डॉक्टर के लिए भी। तो जब कैल्शियम हाई ना आए तो फिर आपने पैराथायराइड कराने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम हाई है तो इंटेक्ट पैराथायराइड करवाना है। ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि पैराथायराइड बढ़ने की कई और वजूहत भी हैं, रीनल फेलियर भी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है। तो आप एक फसूड़े में क्यों पढ़ते हैं? पहले अपना कैल्शियम लेवल करवाए ना सही तरह, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा करवा लें। 2 रिपीट रीडिंग आपकी ज़्यादा आ गई, अब आप इंटेक्ट पैराथायराइड करवाएं और उसकी फिर वैल्यू को मैच करें। अगर वो हाई है, हाई पैराथायराइड, हाई कैल्शियम, इट मीन्स द डायग्नोसिस इज हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसका मतलब है प्रॉब्लम पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर है। अब आपका जब ये डायग्नोज हो गया, अगला टेस्ट होता है जो हम MIBG स्कैन कहते हैं या सिस्टम भी स्कैन कहते हैं। ये फिर शौकत खानम और रिमोल वाले करते हैं और म्यू हॉस्पिटल वाले भी करते हैं। ये जो टेस्ट है इसमें ये लोकलाइज करता है, वहाँ पे बताता है कि वहाँ कोई ट्यूमर है नहीं है। ये जो एंडोक्राइन की ट्यूमर्स मैं कहता हूँ ना, ये थायराइड हार्मोन के या दूसरे जो ट्यूमर्स, ये ट्यूमर्स बॉडी के बाकी ट्यूमर्स से ज़रा मुख्तलिफ है। वजह यह है कि ये इस तरह फैलते नहीं है जैसे बाकी बॉडी में कैंसर फैल जाते हैं। ठीक। तो इनके बारे में इतना लोग टेस्ट इसलिए भी नहीं कई दफ़ा करवा रहे होते ना कि जी कोई कैंसर ही ना निकल आए, तो वो मतलब उसको रोकने के लिए टेस्ट भी नहीं करवाते। तो इसलिए ये है कि उनको टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, वो लोकलाइज करने में फ़ायदा देता है। और कई दफ़ा ये जो शौकत खाना वाले स्पेक्ट CT और साथ ही ये जो दूसरा स्कैन है MIBG, ये इकट्ठा ही कर लेते हैं।
और वो लोकलाइज करके देते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ स्वेलिंग है। ठीक है। फिर सर्जन को आसानी हो जाती है उसको एक्सप्लोर Identify करने में। उसके, अब हाँ, आप जो बात करना चाहती है अगली पूछे। आपने टेस्ट की बात की, इसके डायग्नोज की बात की, आप कभी कभी 24 आवर यूरिन कैल्शियम भी करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि यूरिन में 24 आवर में कैल्शियम एक्सक्रीट सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। क्या वो कम तो नहीं हो रहा एक्सक्रीट, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, यानी ये कि देखने काफ़ी के लिए। चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व बिल्कुल करने के सही। लिए, क्योंकि हम प्रॉब्लम की रूट कॉज पे वर्क करेंगे, ना कि सिम्टम्स पे, हाँ जी बिल्कुल जिसकी वजह से पहले हम उस पे जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल रीज़न पे हमने पहुंच गए ना, ट्रीट तो प्रॉब्लम को करना होता है, सिम्टम प्रॉब्लम को। को ट्रीट करना, सही कह रही है। ठीक है। अब treatment की बात इसकी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट्स के हवाले से कुछ डिटेल्स बताएं। जब आपने सीधा डायग्नोज कर लिया कि हाइपर पैराथायरिज्म पता है चल और गया कि ये आपकी जो problem- आपने स्कैन करवा के उसका एक आपने लोकलाइज भी कर लिया कि पैराथायराइड एडिनोमा है या पैराथायराइड अलाइनमेंट है, मैस है, तो अब फिर ये है कि द बेस्ट ट्रीटमेंट इज सर्जरी। क्वेश्चन उठेगा कि भाई एक बंदे को सिम्टम्स ही नहीं है, वो अपना कैल्शियम कराने गया था बाजार में, मार्केट में कैल्शियम करवाया है, उधर से आपने पैराथायराइड करवा लिया है, उसके बाद आपने लोकलाइज करके कहा कि यहाँ ट्यूमर है, तो उसको कोई इलामात ही नहीं है, वो कहेगा मैं क्यों सर्जरी करवाऊँ। ठीक। एसिम्प्टोमेटिक मरीज के अंदर जी, जी। सर्जरी करनी चाहिए या नहीं, ये एक सवाल है ना। जी। हर वो पेशेंट जिसका कैल्शियम लेवल 1 मिलीग्राम अबव है नॉर्मल लिमिट से, हर वो पेशेंट जिसकी क्रेटिनिन खराब हो रही है, किडनी जी। की डैमेज हो रहा है, और हर वो पेशेंट जिसके अंदर कोई फ्रैक्चर हो चुका है वर्टिब्रल पीछे, ठीक। या ऐसा Psychologically पेशेंट जिसके किडनी में स्टोन बन गए हैं, ऐसे सारे पेशेंट्स कैंडिडेट है सर्जरी के, इनकी सर्जरी हो जानी चाहिए, बेशक उनको इतनी ज़्यादा सिम्टम्स ना हो। ओके। समझ गई आगे बात? फ्यूचर में उनको वो फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम्स हो सकती trouble है, कर उनकी सकता बोन है। डिस्टी कम हो सकती है, उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और वो कंफ्यूज स्टेट में रह सकते हैं परमानेंटली। सो अगर तो वो 50 की है या 55 की एज से कम है, फिर तो वो बिल्कुल कुछ सोचे समझे बगैर ही जाके कहें कि बस ठीक है जी ये ट्यूमर आ गया पैराथायराइड का, मेरा आप ऑपरेट करें। अच्छा, ये जब उसका सर्जरी हो जाती है, उसको वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे होता है या कहीं उसके दोबारा बनने के चांसेस एग्जिस्ट यूजुअली एक्सपर्ट जो सर्जन होते हैं वो अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं, फिर वो देख लेते हैं कि कहाँ पे कहाँ एडिनोमा है, कहाँ हाइपरप्लेजिया, वो सारा ही उसको कर देते हैं। ठीक है। एक आधा ग्लैंड कई दफ़ा वो छोड़ भी देते हैं, उसमें जो पेयर्स होते हैं ना ग्लैंड्स के, तो एक आधा ग्लैंड छोड़ देते हैं बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, अगर ट्यूमर ना हो तो। ओके। या ट्यूमर तो निकालना ही निकालना, जो जिसका ट्यूमर है वो तो निकलेगा ना ग्लैंड, जी। तो दूसरे ग्लैंड को एक आधा उसमें से छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, ये पेयर्स होते हैं ना, कुछ तो नेचुरल होते हैं ना आपके। हाँ, तो अब ये है कि वीडियो असिस्टेड सर्जरीज भी आ गई हैं और लोग इस तरह से भी कर रहे हैं, और ये भी होता है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की सर्जरी है, इसको बड़ी मज़े की हो रही होती उसके लिए मज़े की सर्जरी है, ये जो कर रहा होता है पता नहीं वाला, मेरा इंटरेस्ट इतना पढ़ाई लिखाई में है कि कई चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं साइंस की, कि बस मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि यूट्रस में जाके बच्चे की को प्रॉब्लम हो, अगर बच्चा पैदा होने वाला है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, गायनी वाले करते हैं प्रोसीजर, तो उसके यूट्रस भी बच्चा है, अभी माँ के पेट में है बच्चा, वहाँ जाके आपने उसकी कोई एनॉमली या प्रॉब्लम ट्रीट कर दी। अच्छा, उसको बर्थ से पहले ही। कितनी बड़ी साइंस है। तो इसी तरह से जब आप पैराथायराइड की सर्जरी कर रहे होते हैं तो आपने एक ग्लैंड निकाला, ठीक, तो जब आपने ग्लैंड निकाला तो जो पैराथायराइड हार्मोन है उसको क्या होना चाहिए, बॉडी में पहले हाई था, आपने निकाल दिया उसका सोर्स, अब क्या होगा पैराथायराइड को, वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ऑब्वियसली। तो इंट्रा ऑपरेटिव जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन सर्जन कर रहा है, कितना मजे का सीन होता होगा सीन कि सर्जन जो है वो ऑपरेट कर रहा है, उसने पैराथायराइड ग्लैंड निकाला जो कि प्रॉब्लम कर रहा था, उसने पैराथायराइड का लेवल यहाँ से भेजा इंट्रा ऑपरेटिव, और उसकी रिपोर्ट आ गई विद इन मिनट्स। ओके। और रिपोर्ट आ गई कि जी अब पैराथायराइड नॉर्मल हो गया है। वाओ। तो उसने कहा पर मजीद निकालने की जरूरत नहीं है, यही वजह वो थी, तो डॉक्टर के लिए भी बड़ा खुशी का बायस, और उसकी भी वो जो तो सर्जरी कामयाब हो गई, बड़ी अचीवमेंट उसको फील होती होगी, उसके तो केमिकल्स इन ब्रेन बड़े वो हाई हो। तुम्हारा ये मतलब थ्रेटिकली बातें अलग हैं, सर्जन करता होगा तो उसको पता होता है। पाकिस्तान में अभी इंट्रा ऑपरेटिव तो इस तरह नहीं चेक करते लेवल, लेकिन
इमीडिएटली उसके बाद टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो आमतौर पे पैराथायराइड नॉर्मल आ चुका होता है। ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल जो इसका ट्रीटमेंट है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, वो पैराथायराइड की सर्जरी है। और पैराथायराइड को निकालना इसका हल है, और उसके बाद फिर अगर उसमें कैल्शियम लेवल ड्रॉप करता है तो फिर उसको हम सप्लीमेंट कर देते हैं कंट्रोल्ड सेटिंग में या जिस तरह। ये तो है जो एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक मरीज जिनका हमने ऑपरेट कर दिया। अब कुछ मरीज ऐसे भी होंगे जिनको सिम्टम्स आती नहीं है या वो कहते हैं कि सर्जरी नहीं करवानी और जो मर्जी कर लो। हाँ जी, मैं यही सवाल पूछ। जैसे हमारे डायबिटिक पेशेंट कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब इंसुलिन नहीं लगा, इतनी दूर से मैं आया हूँ, इतनी जो है वो आपकी जो है नेकनामी सुनी है या जो भी कह लें शोहरत सुनी है, या ये सुना है कि आप बात बड़ी डिटेल में सुनते हैं वगैरह वगैरह। ये 2-3 बातें जो लोग मेरे बारे में करते हैं। अच्छा। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत पढ़े लिखे आप बंदे हैं वो तो एक अलग बात है, तो उनको तो इससे लिंक नहीं ना होता। तो फिर पहली ये बात करके फिर ये कहता है कि जी इंसुलिन नहीं लवानी, बाकी जो मर्जी इलाज कर लो। हालांकि डायबिटीज में तो उसको हम इंसुलिन प्रायोरिटी अल्हम्दुलिल्लाह लगवा के भी जाते हैं क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा ये कह रहा है कि मैं इंसुलिन नहीं लगवाना चाहता, असल में वो ये कह रहा है अंदर से, राइट ब्रेन से ये कह रहा है, लेफ्ट ब्रेन से कह रहा है लॉजिकल ब्रेन कि जी डॉक्टर साहब मैंने इंसुलिन क्यों नहीं लगाते, मैं तो लगवाने के लिए आया हूँ, आप लगाने वाले बने। तो खैर वो ये काउंसलिंग की सारी बात है, वो कौन से आप बात करते हैं। अच्छा। इसी तरह जो सर्जरी में भी कुछ लोग रिलेक्टेंट होते हैं, कुछ लोग फिट नहीं होते मेडिकली, तो उसमें फिर ये हमारे पास बिस्फॉस्फोनेट्स की कुछ ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है, सीना कैल्सेट है, वेरियस उसकी ट्रीटमेंट्स में ऑप्शंस है जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, और उनका फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसको एडजस्ट करता है। ऑल दो सर्जरी वर्सेस नॉन सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो सर्जरी इज़ मोर बेटर दैन नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। तो जो सर्जरी नहीं करवाते हैं उसको भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्टोन्स रहेंगे, वही मैंने कहा बोन फ्रैक्चर्स होने के रिस्क बहुत बढ़ जाएंगे। मैं अल्टरनेटिव की बात करी ना, फिर अगर इन अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई मतलब दवाइयाँ वगैरह उनको देंगे, लेकिन आप रिकमेंड यही करेंगे कि सर्जरी रिमूव करवा दिया जाए और उसका सर्जरी करवा दिया जाए। को बहुत बड़ी रीजन ना हो सर्जरी ना करने की। ठीक होता है ना, कई लोग मेडिकली बहुत कुछ लोग फिट नहीं होते, जैसे कि आपने खुद बताया कि उनको कोई ऑलरेडी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो सर्जरी के प्रोसीजर में नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम के तमाम जो पहलू थे उन पे हमने रोशनी आपने डाली है, और मुझे यकीन है कि सुनने वालों को ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं टेक होम मैसेज दे दूं तो आप ज़रूर टेक होम मैसेज। सो मच। आपने एक तो ये बात है कि हमने बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है। कैल्शियम की कमी से हम सब वाकफ़ हैं, लेकिन कैल्शियम की ज़्यादती के बारे में हम नहीं सोचते जी। तो कैल्शियम का जब भी आप सैंपल देने जाएं, जैसे मैंने टेक्निक्स बताई हैं, स्पेशल टेक्निक्स ऑब्जर्व करें, अच्छी लैब का इंतखाब करें, अननेसेसरी पैराथायराइड हार्मोन्स अपने ना करवाएं। जब आपका कैल्शियम हाई आ जाए, आए 1-2 ओकेजन्स पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और फिर आप अपने जो अगले हार्मोनल टेस्ट हैं या इमेजिंग टेस्टिंग है वो आप करवाएं, और उसके बाद जो है वो जो आपको आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बेस्ट एडवाइस देता है उसको फॉलो करें। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, हमने बात की डॉक्टर साहब से डिटेल में। टॉपिक हमारा था आज का कैल्शियम की ज़्यादती और उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस। हमने उसके ट्रीटमेंट की, हमने उसके डायग्नोस की बात की, हमने उसके तमाम पहलुओं पे डिस्कस किया। यकीनन आपको सुन के फ़ायदा पहुंचा होगा। नेक्स्ट वीक जो है हफ्ते वाले दिन हम इसी टाइम पे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।